एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। इंपॉर्टेंट जजमेंट सीरीज का जो हमारा तीसरा केस है वो है के नाजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें हम यूएपीए एक्ट और राइट टू स्पीडी ट्रायल के बीच में क्या टसल हुई थी ये समझेंगे। पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहला ये कि हर केस के वीडियो के नीचे ही उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उस केस की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर डाउनलोड करें। और दूसरा ये कि अगर आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट learn.finology.in पर भी ज़रूर विजिट करें, जहां पर हम डिफरेंट कोर्सेज और टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये है इंडिया का प्राइमरी एंटी टेरर लेजिस्लेशन। अगर किसी इंसान को इस एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जाता है तो उसे आसानी से बेल नहीं मिलती। चलिए हमारा जो प्रेजेंट केस है उसमें क्या हुआ ये जानते हैं। तो न्यूमैन कॉलेज के एक प्रोफेसर बीकॉम एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे। उस पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ऑब्जेक्शनेबल थे। इस इंसिडेंट के बाद नाजीब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर प्रोफेसर पर अटैक कर देते हैं और उनका राइट हाथ काट देते हैं। प्लस वहां जो खड़ी भीड़ थी उन पर बॉम्ब्स फेंक देते हैं उनको डराने के लिए। अब जब इस एक्ट को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि एक बड़ी प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी और इसीलिए यूएपीए एक्ट के अंदर नाजीब और बाकी को कॉन्स्पिरेटर्स को अरेस्ट किया गया। इसके बाद इस केस का ट्रायल स्टार्ट होता है। कहाँ? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट के सामने। और जो भी को अक्यूज थे, अगर उन्हें गिल्टी पाया जा रहा था तो उन्हें 2 से लेकर मैक्सिमम 8 साल की सजा सुनाई जा रही थी। पर 2010 के इस एक्ट के बाद नाजीब वहां से भाग जाता है और 2015 में उसे अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद अगले 5 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। यहाँ पे मैं आपका ध्यान 2 चीजों पे लाना चाहूंगी। सबसे पहले है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा, जिसमें जितने भी लोगों को यूएपीए एक्ट के अंदर पकड़ा जाता है सिर्फ 2.2% लोगों को गिल्टी पाया जाता है। दूसरा है इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, यूएपीए का सेक्शन 43। ये जो सेक्शन है ये स्टेट को एक स्पेशल राइट देता है कि वो जब भी सही लगे तब किसी की भी बेल डिनाई कर सकते हैं। ऐसे में सेक्शन 43D प्रोसिक्यूटर्स के हाथों में एक तरीके का वेपन बन जाता है, जिसे यूज करते हुए वो किसी की भी बेल डिनाई कर सकते हैं। और वो लोग जो यूएपीए को एक ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, वो मेनली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा इसी सेक्शन के अब्यूज और मिसयूज के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इस केस में मेन क्वेश्चन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हर सिटीजन को राइट टू स्पीडी ट्रायल देता है। तो इस केस में मेन क्वेश्चन ये था कि पेंडिंग ट्रायल के दौरान अंडर ट्रायल लोगों को आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्ट होगा या फिर यूएपीए एक्ट के सेक्शन 43 में जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है वो प्रिवेल करेगा। तो आर्टिकल 21 और सेक्शन 43 की टसल की बात की गई है। अब क्या होता है कि 2015 मतलब जब नाजीब का अरेस्ट हुआ तब से लेकर 2019 तक नाजीब कोर्ट के सामने कुछ 6 बार बेल के लिए अप्लाई करता है, ये कहते हुए कि इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बाकी को अक्यूज्ड है उन्हें तो कोर्ट बेल ग्रांट कर रही है, पर कोर्ट हर बार ये कहते हुए उसकी बेल खारिज करती है कब, कहाँ, कैसे अटैक होने वाला है ये सब तुम्हें पता था, तुम प्राइम अक्यूज्ड हो। और ये कहते हुए स्पेशल कोर्ट ने नाजीब की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब नाजीब क्या करता है, स्पेशल कोर्ट के अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट में बेल के लिए एक अपील फाइल करता है। केरला हाई कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल और एक्सेस टू जस्टिस जैसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये देखा कि पिछले 5-5.5 साल से नाजीब बिना किसी ट्रायल के जुडिशियल कस्टडी में है और ये देखते हुए नाजीब को बेल ग्रांट कर दी। अब केरला हाईकोर्ट का जो फैसला है इसके अगेंस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की कि केरला हाईकोर्ट ने जो बेल ग्रांट की है ये गलत है और ये कहा कि नॉर्मल क्रिमिनल लॉज के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो यूएपीए जैसे स्पेशल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, खासकर तब जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नाजीब के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल है। तो एनआईए का कहना ये था कि इस केस में कुछ 267 विटनेसेस थे और बहुत सारे विटनेसेस का ट्रायल होना अभी भी बाकी है। तो इस केस का ट्रायल जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता और जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा नाजीब जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा।
अब इस पॉइंट पे नाजीब का कहना यह था कि इस एक्ट में जो भी बाकी को अक्यूज शामिल थे उनमें से किसी को भी 8 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुनाई गई है और नाजीब ने तो बिना किसी ट्रायल के ही पिछले 5.5 साल जेल में बिताए हैं और ये भी कहा कि जब तक पेंडिंग ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसे जेल में नहीं रख सकते। ये उसका राइट टू स्पीडी ट्रायल के अगेंस्ट है और एक केस का रेफरेंस दिया, शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इस केस में ये कहा गया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के पास जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, जो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज करते हुए सेक्शन 43D में जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन दी गई है उसे हटा सके। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि अगर ट्रायल में अनरीजनेबल डिले हो रहा है तो ये सामने वाले इंसान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है। सारी चीजें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि नाजीब को जो भी सजा सुनाई जाएगी उसमें से आधी से ज्यादा तो उसने बिना ट्रायल के ही जेल में ऑलरेडी बिता चुकी है। तो ट्रायल में जो अनरीजनेबल डिले हो रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है नाजीब को बेल ग्रांट करने का। तो केरला हाईकोर्ट ने जो बेल ग्रांट की थी उसे सही कहा। तो ये था आज का डिस्कशन के नाजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस केस की PDF डाउनलोड करना ना भूलें और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो learn.philology.in पर भी जरूर विजिट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.